ननद की शादी में भाभी बनी दुल्हन। पल्लवी अपनी भाभी स्नेहा के साथ शादी का लहंगा देखने जाती है और बड़ी खुशी से कहती है, भाभी रोहन ने बोला है कि जितना भी महंगा और अच्छा लहंगा लेना हो ले लो। मैं अब तक की सबसे सुंदर दुल्हन लगनी चाहिए उस घर की, इसलिए मैं सबसे ज्यादा महंगा और सुंदर लहंगा लेना चाहती हूँ। तुम तो बहुत खुश नसीब हो पल्लवी, कम से कम तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करने के लिए तुम्हारा पति तैयार तो हो गया। तुम तो जानती हो कि माँ जी बीमार थी, इसलिए मेरी और राहुल जी की तो कोर्ट मैरिज हुई थी। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला दुल्हन बनने का। भाभी आप चिंता क्यों करती हो? तब आप अपनी शादी में अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी, पर मेरी शादी में अच्छे से तैयार हो जाना। आपको जो भी लहंगा पसंद हो आप ले लेना, उसके पैसे भी मैं दे दूंगी। नहीं पल्लवी, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुमसे पैसे लूंगी। भाभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इतने सालों से मैं जॉब करके अपने लिए सेविंग की हुई थी। अब रोहन तो मुझे खर्च करने नहीं दे रहा है, तो कम से कम मैं अपनी भाभी के लिए एक लहंगा तो ले ही सकती हूँ, जो कि वो अपनी ननद की शादी में पहनेगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो पल्लवी, अब देर किस बात की, मैं भी अपने लिए एक अच्छा सा लहंगा ले ही लेती हूँ। अब ऐसा ही होता है। पल्लवी एक सुंदर सा लाल रंग का लहंगा पसंद करती है, जो कि पूरे 40,000 का होता है। उसमें पल्लवी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे वो ट्रायल रूम से लहंगा ट्राई करके बाहर आती है तो देखती है कि स्नेहा ने भी बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहना हुआ था। एक पल के लिए तो पल्लवी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में कहती है, अरे ये सब क्या है, भाभी ने तो सिर्फ मेरे जैसा ही लहंगा ले लिया। अब भाभी को क्या बोलूं? मेरा ये लाल रंग का लहंगा तो तुम्हारे लहंगे की तरह ही लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ये वाला लहंगा उतार कर कोई और लहंगा ले लेती हूँ, पर मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा था। अरे नहीं भाभी, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। आपको ये लहंगा अच्छा लग रहा है तो आप यही ले लो, कोई बात नहीं। अब पल्लवी स्नेहा को भी 40,000 का लहंगा अपनी तरफ से दिलवा देती है और दोनों ननद भाभी लहंगा लेकर अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों के लहंगे माया ने देखे तो गुस्सा होते हुए कहा, ये सब क्या है स्नेहा, शादी तेरी है या तेरी ननद की? एक जैसा लहंगा लेने की क्या जरूरत थी? कल को दुनिया वाले क्या बोलेंगे? माँ, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? भाभी की भी तो इकलौती ननद की शादी है। वो अपनी शादी में तो अपने कोई शौक पूरे नहीं कर पाई थी, तो मेरी शादी में 2-4 शौक पूरे कर लेंगी तो क्या हो गया? जब तू खुश है और तुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। जिसको जो करना है करो, बस मुझे शादी ब्याह के मामले में कोई कलेश नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शादी का फंक्शन भी शुरू हो जाता है। आज मेहंदी का फंक्शन था। गली की ही रितु नाम की लड़की पल्लवी को मेहंदी लगाने के लिए आती है। जैसे ही वो पल्लवी को मेहंदी लगाकर फ्री हो जाती है, तभी स्नेहा उसे अपने पास बिठा लेती है। और बताओ भाभी, आपकी ननद की शादी है, किस तरह की मेहंदी चाहिए आपको? इसमें क्या सोचना है, मेरी ननद की शादी है, मेरे हाथों में भी दुल्हनों वाली मेहंदी लगा दो। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जब वो मेहंदी से दूल्हा दुल्हन ढोलकी ये सब बनाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पर भाभी, शादी तो आपकी ननद की है, आप ये सब कुछ क्यों बनवा रही हो? तभी थोड़ी दूर पर बैठी हुई पल्लवी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अरे क्या हो गया रितु, अगर भाभी बोल रही है तो बना दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसा ही होता है। रितु पल्लवी के कहने पर स्नेहा के हाथों में भी बिल्कुल वैसी ही मेहंदी लगा देती है जैसी दुल्हन के लगी हुई थी। पड़ोस ने तरह तरह की बातें बना रही थी, लेकिन पल्लवी किसी भी बात पर गौर नहीं करती। अब ऐसा ही होता है। पल्लवी ने शादी के फंक्शंस में जो जो ड्रेस पहनी थी, स्नेहा भी सारी ड्रेस की नकल करती है। ये सब कुछ देखकर पल्लवी के साथ उसके दोस्तों को भी बुरा लग रहा था और उसकी एक दोस्त नेहा ने धीरे से पल्लवी से कहा, देख पल्लवी, तुझे समझा रही हूँ, तेरी स्नेहा भाभी जो भी कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कॉकटेल पार्टी में भी तेरी जैसी ड्रेस पहनी थी और मेहंदी में भी और हल्दी में भी। ये गलत है यार, उन्होंने तो शादी का लहंगा भी बिल्कुल मेरे जैसा लिया है। क्या अपने पति से अपनी भाभी के फेरे करवाने का इरादा है क्या तेरा? अरे कुछ कहती क्यों नहीं उन्हें? पल्लवी कुछ भी नहीं कहती। अब ऐसे ही शादी का दिन आता है। पल्लवी ने अपने लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट बुक की हुई थी और वो उससे मेकअप करवाने के लिए चली जाती है। वहीं स्नेहा पास के एक ब्यूटी पार्लर में जाती है और ब्यूटी पार्लर वाली पूछती है, और बताइए मैडम, कैसा मेकअप चाहिए आपको? मुझे ना बिल्कुल दुल्हन की तरह मेकअप चाहिए, मैं बिल्कुल दुल्हन लगनी चाहती हूँ मेकअप में, आप बस ऐसा ही मेकअप कर दो। आपकी शादी है क्या? पर आप तो बच्चों वाली लगती हैं। नहीं, मेरी ननद की शादी है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं भी दुल्हन की तरह तैयार होकर जाऊं। अब ऐसा ही होता है। पार्लर वाली को तो बस अपने पैसों से मतलब था। वो स्नेहा का बिल्कुल दुल्हन की तरह मेकअप कर देती है। अब जैसे ही स्नेहा तैयार होकर बैंकेट में पहुंचती है, उसी समय पल्लवी की भी एंट्री होती है। पल्लवी की नजर जैसे ही अपनी भाभी पर जाती है तो उसकी नजर भाभी पर टिक जाती है।
सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। अरे देखो तो, ननद की शादी में भाभी दुल्हन बन गई। स्नेहा को भी ये सब करने की क्या ही जरूरत थी? उसे अपनी खुद की ननद की शादी मिली क्या बर्बाद करने के लिए? ये तो होना ही था। लगता है पल्लवी ने इसे कुछ ज्यादा ही परेशान किया है, तभी तो आज उसके इतने शुभ दिन पर वो पल्लवी से इस तरह बदला निकाल रही है। जहां पल्लवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो अपनी भाभी की खुशी के लिए सब कुछ नजरअंदाज करके स्टेज पर बैठ जाती है। वहीं स्नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बैंकेट के बाथरूम में जाती है और कहती है, मेरे पति से कोर्ट मैरिज हुई थी और मैं अपने कोई शौक पूरे नहीं कर पाई थी। सोचा था कि ननद की शादी में थोड़े शौक पूरे कर लूंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि शायद मेरी इन सब हरकतों से ननद को बुरा लग रहा होगा और आज रिश्तेदार तरह तरह की बातें बना रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्नेहा अब अपना डबल दुपट्टा हटा देती है और अपने मेकअप को भी थोड़ा सा सिंपल कर लेती है और अपने जूड़े को खोलकर बालों को खुला कर लेती है। वो अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन दुल्हन से थोड़ी अलग लग रही थी। थोड़ी देर में पल्लवी आती है। सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक अच्छे अंदाज में। अब थोड़ी ही देर में पल्लवी और रोहन के फेरे होते हैं। तभी पल्लवी स्नेहा और अपने भाई का हाथ पकड़कर कहती है, भाभी, जब ननद की शादी में दुल्हन बनी गई हो तो मेरे भाई के साथ फेरे भी ले लो। आप लोगों की कोर्ट मैरिज हुई थी, तब आप अपने कोई भी शौक पूरे नहीं कर पाई। एक लड़की होने के नाते मैं जानती हूँ कि आप क्या महसूस कर रही होंगी, और लोगों का तो काम ही वो बोलना होता है, उन्हें बोलने दीजिए। पल्लवी ये बोलकर फिर से अपनी भाभी के सिर पर दुपट्टा सेट करती है और उसके बाद शादी के मंडप पर ही पल्लवी अपने भाई राहुल और स्नेहा की शादी करवा देती है। ये सब कुछ देखकर माया को भी बहुत खुशी होती है। वो अपने बेटे, बहू और दामाद और बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहती है, दुनिया का तो काम बोलना होता है, बस हमारे परिवार के लोगों के बीच ऐसे ही प्यार बना रहे तो मुझे इससे ज्यादा भगवान से कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा ही होता है। पल्लवी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं स्नेहा की दिल की इच्छा भी पूरी हो गई थी, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार आ जाता है। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है, जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। अच्छा, वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या? मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई। भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का, थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है, उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू, तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी, डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी, मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ, माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है।
क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो, भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है। फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा। देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी, आप आ गई? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो। सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना? इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है। तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है। काव्या ने खुद इसे बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहां से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी, आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं। Thanks for watching.